इंडिया.com पर अभी कुछ ही दिन पहले हमने श्रीलंका के गृह युद्ध पर चर्चा की थी, लेकिन अब हमारा एक और पड़ोसी देश जिसमें हमने जब से उसका इतिहास देखा है 1947 में आजादी और पार्टीशन के बाद से, तब से अस्थिरता और गृह युद्ध जैसे या तख्ता पलट यानी सेना के शासन के रूप में अस्थिरता देखते आए हैं हम। और इस समय इमरान खान जब से सत्ता से बेदखल हुए हैं वो लगातार सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। क्या इस मुहिम के पीछे, क्या इस जो इनका मकसद है, जो ये हल्ला बोल है, सड़क पर उतरे हैं, उसके पीछे कोई विचार है या कुछ उनकी सोची समझी राजनीति है या कोई और है? इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और इस पूरे मसले पर, पाकिस्तान में जो ताज़ा हालात हैं और पाकिस्तान में जो हालात हैं उनका असर भारत या अन्य दुनिया के देशों पर किस तरह पड़ेगा, हम चर्चा करने के लिए आमंत्रित किए हैं मेजर अमित बंसल को, जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मुद्दे पर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद देवेंद्र जी। जी, पहला सवाल मेरा यही है कि क्या सड़क पर उतरने के लिए इमरान खान के पीछे कोई मकसद था या अभी वो खाली हैं, करने को कुछ नहीं है तो चलो ये कर लिया जाए? देवेंद्र जी, हमें समझना पड़ेगा कि इमरान खान के मन में क्या चल रहा है और उनकी जो पार्टी है उसने अब तक क्या क्या किया है। जी, हम देखेंगे कि लगभग जनवरी और आपसे करीब 5 या 6 महीने पहले सारी विपक्षी पार्टियां मिलकर के कह रही थीं कि इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराइए जी। और आज इमरान खान खुद कह रहे हैं कि इलेक्शन कराइए, इलेक्शन कराइए, लेकिन विपक्षी पार्टियां नहीं चाहती हैं क्योंकि वो सत्ता में आ गई हैं। उसके पीछे एक मंशा है जी। मंशा यह है कि इमरान खान क्यों चाहते हैं कि तुरंत इलेक्शन हो। उसके कुछ मैं 5 बिंदु आपको बताऊंगा। उसके पहला बिंदु है कि इमरान खान एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं किसी तरह से देश के लोगों का, क्योंकि देश में वो लोकप्रिय हैं, ये तो मैं मानता हूं, देश में वो लोकप्रिय हैं एक क्रिकेट कप्तान के तौर पर, नॉट एज ए पॉलिटिशियन। बिल्कुल। तो एक लोकप्रिय क्रिकेट कप्तान के तौर पर वो अपना एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं कि मुझे तो विक्टिमाइज किया गया और मुझे किसी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी के चलते इस पद से हटाया गया। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है इमरान खान की बहुत सारी डीड्स हैं, उनके बहुत सारे कर्म हैं जो उनके सामने आ रहे हैं जी। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर आप बात करेंगे, एक उनकी जो सहयोगी रही है उनकी पत्नी की, फराह खान, उनकी संपत्ति पिछले 4 सालों में बढ़कर लगभग 12 या 14 गुना हो गई जी। इसके ऊपर कोई ना कोई आपको आंसर तो देना पड़ेगा, अकाउंटेबल होना पड़ेगा। एक तोशाखाना गिफ्ट का एपिसोड था जहां उनको गिफ्ट मिले, उन गिफ्ट को उन्होंने औने पौने दामों पर ले लिया या उनको मार्केट में बेच दिया ऊंचे दामों पर जी। ये भी एक उनके ऊपर एलिगेशन है जी। और बाकी सारे एलिगेशंस भी आ रहे हैं जिसको वो चाहते हैं कि किसी तरह से वो एलिगेशन हटें, छिपें और जनता को उन एलिगेशंस के ऊपर गौर करने का समय ना मिले। समय ना मिले। तीसरी बात, आप पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख लीजिए। जितना पाकिस्तान के ऊपर टोटल आज की तारीख में कर्जा है उसका लगभग 40% केवल और केवल इमरान खान के समय में लिया गया है। और जितना 40% दिया गया है ये सारा का सारा एक्सट्रीमली हाई इंटरेस्ट रेट पर लिया गया कर्जा है। ये भी एक फैक्टर है जी। तो इससे जो ये कर्जा लिया गया, क्या वो उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ था? ये सब करने के बावजूद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। अल्टीमेटली जो उनका सर्कुलर डेट था, जो उनका लोकल देश के अंदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो डेट लेते हैं और जिनको सब्सिडीज वगैरह देनी होती हैं, सर्कुलर डेट बढ़कर के इस 4 साल में 2 गुना हो गया। 2 गुना हो गया। ये भी एक फैक्टर है इमरान के शासनकाल में। जो डॉलर था, जो इमरान खान ने जब टेक ओवर किया था पाकिस्तान में सत्ता को, तो 121 रुपए का डॉलर था और आज 204 रुपए पर पहुंच गया है। तो ये भी एक अपना फैक्टर है। तो ना तो इकोनॉमी में वो कुछ डिलीवर कर पाए, ना ही वो किसी पॉलिटिक्स पर, देश के ऊपर डिलीवर कर पाए, ना वो पॉलिटिकली कुछ ज्यादा डिलीवर कर पाए। और 5वां जो सबसे आखिरी पॉइंट है कि पिछले कुछ दिनों में उनके जो रिश्ते थे वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज के साथ तल्ख हो गए। चाहे वो अफगानिस्तान की पॉलिटिक्स का मुद्दा हो, चाहे वो आईएसआई प्रमुख की तैनाती का मुद्दा हो। तो अगर आप देखेंगे कि इमरान खान को पता है कि अभी अगर इलेक्शन कराए गए तो वो किसी प्रकार से पाकिस्तानी जनता के सेंटीमेंट्स को भुना करके एक विक्टिम कार्ड खेल करके उनके सत्ता में आने के थोड़े से चांसेस हैं। लेकिन अगर ये चुनाव 1 साल डिले हुए तो उसमें क्या होगा? जो नवाज शरीफ सरकार है उसको मौका मिल जाएगा इन एलिगेशंस को प्रूव करने का जी। एलिगेशंस प्रूव होंगे, हो सकता है इमरान खान जेल भी चले जाएं या उनकी पार्टी के लोग जेल चले जाएं और जब जनता, और 1 साल में जनता को ये समझ में आ जाएगा कि इमरान खान किस तरह से उनको बेवकूफ बना रहे थे, तो 1 साल के बाद इमरान खान के जीतने की संभावनाएं ना के बराबर हैं। और उस हालात में
चूंकि सेना के साथ उनके संबंध ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, तो पॉलिटिकल हाशिए से, तो पॉलिटिकल एरेना से तो वो बाहर जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन साथ में हो सकता है कि सेना उनको जेल में भी डाल दे या किसी और तरह का प्रोसिक्यूशन हो, या फिर हो सकता है कि उनको देश छोड़कर बाहर जाना पड़े, या हो सकता है जुल्फिकार भुट्टो जैसा हाल हो उनका। जी। तो आमतौर पर इन 5 बिंदुओं को अगर हम देखें तो सड़क पर इमरान खान के उतरने के पीछे ये उनके अपने निजी मकसद हैं, जिस वजह से वो सड़क पर उतरे हैं और जनता से आज़ादी के लिए लड़ने की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन एक अगला जो सवाल मेरे मन में आता है वो ये है कि जब वो सरकार में थे, सरकार उनकी गिराने की कोशिश हो रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स फ्रंट की तरफ से, दोनों पार्टियों की तरफ से, बिलावल भुट्टो और शाहबाज शरीफ और उनकी पार्टी के नेताओं की तरफ से, उस दौरान ये कह रहे थे कि इस जो गिराने की कोशिश हो रही है इसके पीछे कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें हैं। किसकी तरफ उनका इशारा था? और अगर उनका इशारा वो प्रूव हालांकि नहीं कर पाए, वो कह रहे थे कि कागज़ में दिखाऊंगा, वो दिखा नहीं पाए, प्रूफ नहीं दे पाए उसका। और उसके बाद अगर वर्तमान जो सड़क पर उन्होंने आंदोलन छेड़ा है, उन्हें ये पता है कि ये पाकिस्तान को गृह युद्ध की तरफ ले जा रहा है, उनका अपना निजी हित भले सा देगा, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। तो क्या इसमें भी विदेशी ताकतें हो सकती हैं? कोई ऐसी हुकूमत हो सकती है जो इमरान खान को प्रोवोक कर रही हो? देखिए देवेंद्र जी, ये तो बेकार की बातें हैं जी, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कहीं भी कि इमरान खान को गिराने में किसी बाहरी ताकत का हाथ है। मैं गिराने की बात नहीं कर रहा हूं। जो इस समय पाकिस्तान में हालात इमरान खान पैदा कर रहे हैं, नहीं, उसके नहीं, पीछे कोई नहीं, विदेशी नहीं, ताकत? पाकिस्तान में जो हालात इमरान खान पैदा कर रहे हैं उसमें मुझे लगता नहीं है कहीं कोई विदेशी हाथ है। और अगर आप विदेशी हाथ की बात करते हैं तो किस देश का हाथ होगा और कौन इसमें इंटरेस्ट रखेगा? ये बड़ा प्रश्न है। मुझे नहीं लगता कि चाइना इसमें कोई इंटरेस्ट लेगा, मुझे लगता नहीं कि अमेरिका इसमें कोई इंटरेस्ट लेगा, और भारत तो इससे बिल्कुल दूर ही है, भारत इन चीज़ों में कभी पड़ता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई विदेशी ताकत इसमें इंटरेस्ट होगी, क्योंकि पाकिस्तान खुद में अपने आप एक भस्मासुर है जो खुद को ही भस्म करने के लिए बैठा हुआ है। तो आप इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। जी। अब एक अगला सवाल यह है कि सत्ता से हटने के ठीक बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तमाम नीतियों की, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो, पॉलिसीज हो, या फिर एक्सटर्नल फ्रंट पर पॉलिटिक्स हो, उसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जमकर तारीफ कर रहे थे। तो इसके पीछे उनका क्या मकसद रहा होगा? क्या वो हासिल करना चाहते हैं मोदी और भारत की तारीफ करके? देखिए, एक साइकोलॉजी में एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम, अक्सर छोटे बच्चों में भी पाई जाती है। अब अगर इमरान खान आम तौर पर कोई बयान पाकिस्तान के अंदर देंगे तो हो सकता है वो पाकिस्तान के अखबारों की सुर्खियां बन जाए, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियां कभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर मोदी के बारे में कोई भी बयान आता है इमरान खान की तरफ से, तो जाहिरा तौर पर यह तय है कि वो बयान उनका दुनिया भर में सुनाया जाएगा, दुनिया भर में पढ़ा जाएगा, हिंदुस्तान में तो खास तौर पर उसको मीडिया की हेडलाइंस बनाया जाएगा। तो अगर आपको अंतरराष्ट्रीय मीडिया की हेडलाइन बनना है तो आप, जाहिर सी बात है, आप भारत की तारीफ करिए, आप मोदी की तारीफ करिए, आप मोदी के बारे में कुछ भी कहिए, आप ओवरऑल अंतरराष्ट्रीय मुद्दा, अंतरराष्ट्रीय मीडिया के पटल पर छा जाएंगे। लेकिन अगर हम तारीफ की, अगर हम इस बात को देखें तो वो मोदी की बुराई भी तो कर सकते थे, मोदी और भारत की बुराई भी कर सकते थे, लेकिन वो तारीफ कर रहे हैं। मोदी की बुराई सारा पाकिस्तान करता है जी, इसलिए वो सुर्खियां नहीं बन पाता जी। आप पाकिस्तान के किसी नेता को देखिए, किसी जो सत्ता में है, खासतौर पर जो सत्ता में वाले को देखिए, विपक्ष वाले को देखिए, मोदी को गालियां देते बनता है। तो जाहिर सी बात है, जो चीज इतनी बड़ी तादाद में है तो वो सुर्खियां नहीं बन पाती। लेकिन पाकिस्तान में कोई विरला ही नेता होता है जो मोदी की तारीफ करता है, इसलिए वो न्यूज बन जाती है। तो बेसिकली ये आपने आपको न्यूज में अंतरराष्ट्रीय मीडिया के पटल पर लाने का एक प्रयास है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सुर्खियों में अटेंशन सीकिंग पॉलिटिक्स है इसके पीछे। और इसके अलावा अगला सवाल यह है कि पाकिस्तान भारत के लिए, और न सिर्फ भारत के लिए बल्कि इस रीजन के लिए टेररिज्म को लेकर बहुत बड़ा केंद्र, बहुत बड़ा कह सकते हैं कि ग्राउंड बना हुआ है। भारत की चिंता पाकिस्तान को लेकर हमेशा यही रही है कि अगर वहां पर आतंकवाद पनपेगा, फलेगा फूलेगा, तो उसका नुकसान न सिर्फ भारत को होगा बल्कि पाकिस्तान को भी होगा और अन्य देशों को। तो अभी इस समय पाकिस्तान में कितने ऐसे बड़े आतंकी संगठन सक्रिय हैं, और क्या पाकिस्तान में जब इमरान खान सत्ता में थे, जब उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे इंटरनेशनल फ्रंट पर या फिर अपने लोकल लेवल पर कंट्री के लोगों से, तो क्या उन्होंने आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने के लिए कुछ कोशिश की थी? पहली बात मैं कहूंगा आतंकवादी संगठनों के बारे में जी। तो दुनिया के जितने भी बड़े आतंकवादी संगठन हैं जी, वो सब पाकिस्तान से ऑपरेट होते हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो बिल्कुल सबूत है। आप पाकिस्तान में प्राइमरीली अगर हम कहें तो ये 3 प्रकार के आतंकवादी गुट हैं। एक वो जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सक्रिय हैं और जो दूसरे देशों में हमला करते हैं, आप बात करते हैं अलकायदा की, आप बात करते हैं इस्लामिक स्टेट की, आप बात करते हैं अदर जो छोटे मोटे और 2 ग्रुप हैं। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान में सक्रिय हैं, जैसे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP,
कुछ ऐसे गुट हैं जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान में भी उनके इन्फ्लुएंस रहती हैं। जैसे अभी तालिबान है, तालिबान एक आतंकवादी गुट ही है जो अभी अफगानिस्तान की सत्ता पर कायम है। और एक और ग्रुप है जो कि भारत के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं, भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर छेड़े हुए हैं, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद जैसे गुट। तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा बड़े टॉप ग्रुप हैं वो सक्रिय हैं। और अगर हम छोटे मोटे गुटों को, छोटे मोटे कोalitions को भी मिला लें तो ये संख्या 100 से ज़्यादा चली जाती है। ओके, तो मेजॉरिटी तौर पर, अगर मेजर तौर पर हम लेकर के चलें तो इसमें कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जो खुद पाकिस्तान के लिए खतरा हैं, और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की तरफ से मदद से भारत के खिलाफ या अफगानिस्तान या दूसरे देशों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, अपनी मुहिम छेड़ते हैं। आप इसे जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है इनका, जो पश्चिम में उनका लोकेटेड जो है पेशावर का इलाका, पठानी इलाका, और जो ट्राइबल बेल्ट है, उसी के अंदर लगभग 60 से ज़्यादा छोटे और बड़े ग्रुप हैं। कुछ तहरीक तालिबान से एफिलेटेड हैं, कुछ तालिबान से एफिलेटेड हैं, कुछ सिपाह साहबा से एफिलेटेड हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट हैं। तो उस तरह के छोटे छोटे ग्रुप हैं जो हैं वहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इमरान खान जब सत्ता में आए थे, इन गुटों मैं उसी पर आ रहा हूँ देवी जी। इमरान खान ने अभी तक पिछले उनके 4 साल के शासनकाल में आतंकवादी गुटों पर किसी प्रकार की लगाम नहीं लगाई, पहली बात। दूसरी बात, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप में जो उग्रवादी ग्रुप जो इन्हों को सपोर्ट करते थे, जैसे तहरीक लब्बैक, तहरीक लब्बाक के ऊपर प्रतिबंध था, बट उन्होंने प्रतिबंध हटा लिया इमरान खान ने जिस तरह के। तो अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, तो ये क्या चाह रहे थे इमरान को लग रहा था कि जब ये पिछले 1 साल में जब उनको लग रहा था कि मेरी सरकार कहीं ना कहीं पीछे चली जाएगी, तो उन्होंने जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, जैसे तहरीक लब्बैक हो गया, लाल मस्जिद का ग्रुप हो गया, इनको उन्होंने अपने पाले में करना शुरू किया। पहले तहरीक लब्बाक के ऊपर से प्रतिबंध हटाया, फिर उसका जो चीफ था उसको उन्होंने रिलीज किया जेल से, वो जेल में था। इसके अलावा फिर उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के भी काफ़ी सारे जो आतंकवादी जेलों में थे उनको रिलीज़ किया, और कुछ गुट थे उनके लीडरों को रिलीज़ किया। तो वो चाह रहे थे कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, आतंकवादी गुट हैं, मेरे साथ रहें और मुझे सपोर्ट करें। पर अभी उसका कोई रिजल्ट नज़र नहीं आया, और मुझे लगता नहीं है कि वो ग्रुप अभी तक इनको सपोर्ट करना उन्होंने शुरू भी किया है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो आउटसाइडर थे इमरान खान जब वो राजनीति में आए, और उनकी साफ सुथरी छवि और उनकी लोकप्रियता उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रही। लेकिन जिस तरह की उम्मीद थी, चाहे वो पाकिस्तान के इंटरनल लोगों की बात करें या फिर दुनिया के बाकी देशों की इंक्लूडिंग भारत, उस उम्मीद पर कहीं भी वो खरे अब तक उतर नहीं पाए हैं। अब अगला सवाल अगर हम करें तो आप इस सिविल वार को किस तरफ जाते हुए देखते हैं, और क्या इससे भारत अपने लिए चुनौती मानता है? भारत कहीं अपने आप को इससे रिलेट कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान जैसे मैंने कहा भस्मासुर है और ये पाकिस्तान का जो इंटरनल मामला है, पाकिस्तान को अगर कोई ताकत समाप्त कर सकती है तो उसकी इंटरनल ताकतें ही समाप्त कर सकती हैं। और जहां तक सिविल वॉर की बात है तो पाकिस्तान में एक सिविल वॉर नहीं चल रहा है, पाकिस्तान में मल्टीपल सिविल वॉर चल रहे हैं, जो हम इस्लामाबाद में देख रहे हैं। अभी मैं कल न्यूज़ देख रहा था, एक बहुत बड़ी तादाद में अत्याधुनिक हथियार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरों से बरामद हुए हैं। बम बरामद हुए हैं, हथगोले बरामद हुए हैं, एक्सप्लोसिव बरामद हुए हैं। जो लाहौर में और इस्लामाबाद में चल रहा है ये एक और सिविल वॉर है। जो बलोचिस्तान में चल रहा है वो भी एक सिविल वॉर है, जहां पर बलोच लोग अपने आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, स्वात वैली में, फाटा में जो चल रहा है वो भी एक अलग काइंड ऑफ सिविल वॉर है, जहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग लगातार हमले कर रहे हैं पाकिस्तान की फौज के ऊपर, वो भी एक तरह का सिविल वॉर है। कराची एक अलग अपना कॉन्सेप्ट है, कराची और सिंध में जो उनके गैंग हैं, लियारी गैंग एंड ऑल दीज थिंग्स, ये सब एक अलग तरीके का सिविल वॉर रेज किए हुए हैं। तो अलग अलग डायमेंशन में पाकिस्तान लड़ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें भारत का कोई सरोकार है और ना भारत का कोई इंटरेस्ट है। ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। हमारे लिए समस्या तब शुरू होती है जब चीज़ें हमारे बॉर्डर के अंदर होनी शुरू हो जाएं, जैसे कि कश्मीर में समस्या हो रही है। उसके अलावा जहां तक चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं उसके लिए पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। भारत ने जी जब से इमरान खान ने आह्वान किया है सड़कों पर उतरने के लिए लोगों से, उसके बाद से आमतौर पर भारत के साथ ये रहा है कि किसी भी मुल्क हो, कोई किसी भी मुल्क की बात हो, भारत हमेशा अपफ्रंट होकर के शांतिपूर्ण ढंग से चीज़ों को हल करने की बात और अपील करता है। लेकिन पाकिस्तान का जब से ये मामला सामने आया है, बिल्कुल करीबी पड़ोसी देश है, भारत का ही एक अंग रहा है, लेकिन भारत की तरफ से इस बारे में कोई बयान नहीं आया। जैसा कि मेजर अमित बंसल ने कहा कि भारत के कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सरोकार
वर्तमान हालात को लेकर नहीं है। और सबसे अहम बात जो मेजर अमित बंसल ने बताई कि पाकिस्तान में ये कोई नई चीज नहीं है, इसके अलावा भी अलग अलग टुकड़ों में पाकिस्तान सिविल वॉर का सामना लगातार कर रहा है, यानी कि कई धड़े हैं, कई गुट हैं जो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट से लगातार लड़ रहे हैं और उसके लिए चुनौती बने हुए हैं। तो ये मसला है। भारत के अलावा रूस, अमेरिका, चीन, ये 3 ऐसे देश हैं जिसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ थोड़े हैं, और वाइस वर्सा पाकिस्तान के भी इन देशों के साथ इंटरेस्ट रहे हैं। और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी कहें कि सबसे बड़ी नाराजगी जो बिडेन को थी इमरान खान को लेकर, वो थी रूस का उनका दौरा। तो इन तीनों देशों को किस तरह से पाकिस्तान के वर्तमान हालात से जोड़कर देखते हैं? क्या इन तीनों देशों को कोई इंटरेस्ट है इसको रोकने के लिए या पाकिस्तान को संभालने के लिए कुछ प्रयास करने के बारे में? देवी जी, पहली बात मैं करूंगा रूस की। जी, रूस को मैं मानता हूं एक न्यूट्रल कंट्री एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। क्यों? क्योंकि रूस के संबंध पाकिस्तान के साथ ना बड़े अप्स एंड डाउन से गुजरे हैं। आप चाहे 80s में जो अफगानिस्तान वॉर हुआ जिसमें पाकिस्तान बहुत डायरेक्ट रूप से शामिल था और इट वाज एंटी रशिया, उसके बाद रूस के संबंध भारत के साथ भी काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने रूस के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश काफ़ी की, लेकिन वो न्यूट्रल हैं और पाकिस्तान में कोई भी सरकार हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता रूस को। तो रूस को हम एक न्यूट्रल लगते हैं। रही बात अमेरिका की, अमेरिका में अगर डेमोक्रेटिक्स की सरकार है तो कोई कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट डायरेक्ट सपोर्ट पाकिस्तान को रहता है, क्योंकि डेमोक्रेट जनरली सपोर्ट करते हैं। रिपब्लिकन्स जब ट्रंप आए थे सरकार में तो उन्होंने बहुत क्लियर तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। पाकिस्तान में कोई भी सरकार रही हो, लेकिन पाकिस्तानी सेना के संबंध अमेरिका के साथ हमेशा मधुर रहे हैं। ओके, इवन इमरान खान की सरकार और अमेरिका में भी कोई सरकार रही हो, अमेरिका में कोई भी सरकार रही हो, जो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस हैं वो हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। ओके, और उसका कारण है कि कोई अमेरिकन जनरल या कोई अमेरिकन कर्नल पाकिस्तान में आता है तो वो उसको इस तरह से ट्रीट करते हैं, उसका जो इस्तकबाल होता है, उसका जो वेलकम होता है इस तरह से होता है, उसको ये लोग लेकर के जाते हैं अपने रिजॉर्ट्स में। जी, इसके पीछे एक कारण और हो सकता है कि अमेरिकी सेना को अगर इस जगह पर जो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, भारत का जो रीजन है, इस जगह पर कोई जगह चाहिए, ठिकाना चाहिए, तो वो पाकिस्तान आसानी से सुलभ हो जाता है। वो नहीं है, वो अमेरिका चाहे तो कोई और ठिकाना भी ढूंढ सकता है, पर पाकिस्तानी और अमेरिकी सेना के जो रिलेशंस हैं वो आज के नहीं हैं। ये 1954 में जब सेंटो पैक्ट साइन किया गया था, ये तब से लेकर के अब तक हैं। आप सोचिए 1954 से आज तक लगभग 70 साल होने को आ गए, 7 दशक। 7 दशकों से अमेरिकी सेना और पाकिस्तानी सेना एक साथ काम करती आई है, एक साथ हैंड इन ग्लव्स रहे हैं। पाकिस्तानी अफसरों की ट्रेनिंग अमेरिका में हुई है, अमेरिकी अफसरों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है, तो जो उनका आपसी 70 साल का संबंध है वो इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है। तो ये रही चर्चा हमारी पाकिस्तान में वर्तमान सिविल वॉर के बारे में, जो इमरान खान के आह्वान के बाद शुरू हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि इमरान खान इस बात को जल्द समझ जाएं कि उनके इस आह्वान का उन्हें और उनके देश को फायदा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग तरह से लड़ाई लड़ रहा है। इंडिया.com पर यह वीडियो आप देख रहे थे। मेजर अमित बंसल, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, इस पर अपनी टिप्पणी दे रहे थे, और आपसे अपील करेंगे कि आप इस तरह के वीडियोस पर, इस तरह के एनालिसिस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको अगर कोई सवाल है तो वो भी पूछ सकते हैं हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर, और कुछ सवाल आप मेजर अमित बंसल से करना चाहते हैं तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मेजर अमित बंसल खुद उसका जवाब भी देंगे, और आप किसी विषय पर चाहते हैं कि हम चर्चा करें, आप हमें विषय भी सुझा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिएगा इंडिया.com के साथ, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।